परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पास्ट पेपर क्वेश्चन है, CRQ टाइप। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन करना है आर्गुमेंट को फॉर यूजिंग द प्रॉफिट मेजर एज द ऑल इनकम्पासिंग मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। 5 मार्क्स। यानी कि हमें डिस्कस करना है कि प्रॉफिट मेजर को अगर हम परफॉर्मेंस के लिए चूज़ करते हैं तो उसकी फेवर में हमें बात करनी है कि वाई प्रॉफिट मेजर इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमें बैलेंस स्कोर कार्ड के चारों पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, एंड लर्निंग एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव उसका क्या होता है। फिर उसकी बेसिस के ऊपर फॉर ईच पर्सपेक्टिव जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया होगा, एक गोल आइडेंटिफाई करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस मेजर आइडेंटिफाई करना है इस कंपनी के लिए जिसका डेटा हमें ऊपर दिया हुआ है। गोल और मेजर शुड बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कंपनी, जर्नल डिस्कस नहीं करना। फॉर ईच पेयर ऑफ गोल एंड मेजर एक्सप्लेन व्हाई यू हैव चूजन देम, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने ये गोल या परफॉर्मेंस मेजर जो इसका चूज किया है वो क्यों किया है अप्रोप्रिएटली। अब हम सवाल की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। J was founded in September 2007 and is one of a growing number of low-cost airline. Basically, airline की example दी गई, उसकी performance के बारे में सवाल हो रहा है. And it's a low-cost airline, budget airline भी जिसे कह सकते हैं, जो अपने customers को service provide करती है लेकिन cost focus काम हो रहा है। यानी कि आप कम कॉस्ट चार्ज करेंगे तो फिर आप सर्विसेज भी जो प्रोवाइड करेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। In the country of Shania, the company's strategy is to operate at low cost, high efficiency airline. यानी कि स्ट्रेटजी ये है कि प्राइसेस आप लो रखें और एफिशिएंसी अचीव करनी है। एफिशिएंसी के लिए आपके पास मेजर्स क्या होते हैं उस पर बात करनी है, कॉस्ट के मेजर्स क्या होते हैं उस पर बात करनी है। ऑर्गेनाइजेशन करती कैसे ये काम? ऑपरेटिंग मोस्टली इन सेकेंडरी सिटीज टू रिड्यूस लैंडिंग कॉस्ट। पहला काम ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि ऐसे शहर में अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं जहां पर लैंडिंग की कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस होती है। दूसरा काम, वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, एक ही तरह के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो। और ये प्लेन्स हम खरीदते नहीं है, लीज पर लेते हैं। तो जब लीज पर हमने जहाज लिया हुआ होगा तो हमें लीज का रेंटल बेयर करना पड़ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो जहाज़ की ऑक्यूपेंसी हो, यानी कि जहाज़ में हमारे जो पैसेंजर हों वो प्रॉपरली हमारे पास हमें पता हो कि कितने पैसेंजर हम ऑपरेट कर रहे हैं, फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर सीट क्लास की भी एक ही कैटेगरी अवेलेबल है और कोई प्री एलोकेटेड सीट्स नहीं होती, कोई इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं होती और ई कॉमर्स पे फोकस किया जाता है जब टिकट बुकिंग होती है और चेक इन होता है फर्स्ट फ्लाइट्स ऑनलाइन के लिए। इस तरह की जो बजट एयरलाइन होती हैं नॉर्मली ये डोमेस्टिक रूट्स के ऊपर चलती हैं। जैसे मलेशिया के अंदर मलिंडो एक एयरलाइन है, वो बहुत चीपर, लाइक उसका टिकट $10 का, $5 का, $8 का। उसमें बैगेज की भी आपको पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं, पानी के भी पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं, सीट स्पेस अगर फ्लाइट्स में अच्छा चाहिए तो उसके अलग पैसे पैसे पे करने पड़ेंगे, विंडो सीट चाहिए तो अलग पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन सारी चीज़ों से कमाती है। The airline was given an on-time arrival ranking of 7th best by the country's aviation authority, who rank all 50 of the country's airline based on the number of flights which arrive on time at their destination. तो ये पहला आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टूल दिया हुआ है कि आपको 7th रैंकिंग दी गई है किस बेसिस के ऊपर? अराइवल बेसिस के ऊपर। तो जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड की पर्सपेक्टिव और गोल्स पे बात करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से सारा डेटा इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 48 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं 2013 में कंपेयर टू 35 फ्लाइट्स इन 2012। तो फ्लाइट कैंसिलेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसको हम बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं कि पहले फ्लाइट कैंसिलेशन 35 थी, अब फ्लाइट कैंसिलेशन 48 हो गई है। तो ये एक पुअर परफॉर्मेंस है
कि आपकी फ्लाइट कैंसिल क्यों हो रही है. The increase was due to an increase in the staff absentee rate at J from 3 day per staff members per annum to 4-5. तो स्टाफ आपका जो है वो एबसेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है. The average ground turnaround time for airline in Shania in 50 minutes, meaning that on average planes are on the ground for cleaning, refueling for 50 minutes before departure. Again, customer satisfaction survey has shown that 85% of customers are happy with the standard of cleanliness. तो कस्टमर सर्वे से हमें पता लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको हम बैलेंस स्कोर कार्ड में लेके जाएंगे. The number of passenger carried by the airline has grown from 300,000 on a total of 3428 flights in 2007 to 9,20,000 passenger in 2030. ये 2007 में आपकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स थी 3428, जो कि इंक्रीज होके डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट, और पैसेंजर आप 3 लाख से 9,20,000 पर आ गए. तो पैसेंजर से हमारे ऑक्यूपेंसी रेट जो है ना वो लग रहा है कि बढ़ गया है. द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एयरलाइन हैज बीन हेल्प्ड बाय द लिमिटेड रूट लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द शेनानियन गवर्नमेंट, which has been given J almost monopoly status on some of its route. इसका मतलब है गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ हमें एक मोनोपोली पावर मिला है कि हम सिंगल हैंडेडली ऑपरेट कर रहे हैं. हाउएवर गवर्नमेंट इज नाउ सेट टू चेंज द पॉलिसी, और अगर इसमें कंपटीशन आ जाता है तो फिर हमारी ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल होगी, ये एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. कि ग्रोथ अभी जो हमें अचीव हो रही है वो मोनोपोली स्टेटस की वजह से हो रही है, कि गवर्नमेंट हमें फेवर कर रही है. अगर ये मोनोपोली स्टेटस हमारा खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा. अब जो डेटा यहाँ पे दिया गया है मोस्टली सवाल थ्योरेटिकल है, जिसमें आपको कंपनी के बारे में बताया गया, कंपनी कॉस्ट को कैसे कम करती है, एफिशिएंसी कैसे अचीव करती है वो बताया गया, कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताए गए. अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है. Explain the argument for using the profit measure as the all encompassing measure of the performance of a business. यानी कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट मेजर को बेस बनाता है तो उसकी फेवर में बात करनी है हमें. व्हाई प्रॉफिट मेजर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. फिर हमें थ्योरेटिकली 4 बैलेंस स्कोर कार्ड के पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है, और फिर हर पर्सपेक्टिव के लिए एक गोल बताना है, उसका रेलेवेंट मेजर बताना है, परफॉर्मेंस मेजर, और आपको ये बताना है कि आपने ये क्यों चूज किया, गोल और मेजर आपने किस ग्राउंड्स के ऊपर चूज किया. नाउ लेट्स सी द आंसर. आंसर में फेवर ऑफ यूजिंग द प्रॉफिट मेजर्स. एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर रहे हैं यूजिंग द प्रॉफिट मेजर एज द बेस, तो उसका फायदा क्या है. तो प्रॉफिट इज, पहला बेनिफिट ये लिखा हुआ है कि एक जर्नली एक्सेप्टेड मेथड है इंटरनल परफॉर्मेंस के लिए भी और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस के लिए भी. जो आपके इंटरनल यूजर होते हैं जैसे मैनेजमेंट होती है, वो प्रॉफिट को इसलिए फेवर करती है कि इससे आपके रिवॉर्ड कनेक्टेड होते हैं. कि मैनेजमेंट अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रही है तो मैनेजमेंट को बोनस मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टारगेट्स. दूसरा बेनिफिट, एक्सटर्नल यूजर भी प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं एज अ सक्सेस और फेलियर ऑफ द पॉलिसीज. क्योंकि अगर डायरेक्टर की ड्यूटी देखी जाए तो डायरेक्टर की ड्यूटी ये होती है कि उन्हें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है. तो अगर प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेगा तो अल्टीमेटली चांसेस ये होंगे कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं मिलेगा, उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, शेयर प्राइस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. तीसरी चीज ये है कि प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट होता है और वो प्रॉफिट नहीं बनाता फॉर एग्जांपल, तो वो अपने एक्सपेंसेस कैसे पे करेगा, आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा. तो प्रॉफिट एक कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि प्रॉफिट बिजनेस को होना चाहिए. एंड अनदर थिंग इज दैट प्रॉफिट मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसके बावजूद भी कंपनी चाहती है कि वो प्रॉफिटेबल रहे. इसलिए जो भी प्रॉफिटेबल रेशियोज हैं जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ग्रॉस प्रॉफिट मेजर्स हैं, नेट प्रॉफिट मेजर्स हैं, ये ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए भी अपीलिंग होते हैं और लेंडर्स के लिए भी अपीलिंग होते हैं. दूसरा ये कि प्रॉफिट अगर आपको फाइनेंस रेज करना है तो फाइनेंस रेज करने के लिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शेयर होल्डर भी इंटरेस्टेड होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में और लेंडर भी इंटरेस्टेड होता है. अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं होगी
तो उसको लोन लेने में भी डिफिकल्ट होगी। तो प्रॉफिट मेजर आपको फाइनेंस रेज करने के लिए भी एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है। अगला पार्ट था बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव। तो ये थ्योरेटिकली आप किसी भी अच्छी स्टडी मटेरियल से, नोट से, लेक्चर से कवर कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर शेयर होल्डर्स को कैसी लग रही है, उनके लिए शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट की गई, कॉस्ट रिडक्शन, एसेट यूटिलाइजेशन, जितनी भी रेलेवेंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो अल्टीमेटली हम इस पर्सपेक्टिव के साथ कनेक्ट करते हैं। सेकेंड पर्सपेक्टिव होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, जिसमें हम देखते हैं कि कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देख रहा है, जो चीज़ें उसे चाहिए क्या वो अचीव हो रही हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है, कॉस्ट वाइज कस्टमर देख रहा होगा, क्वालिटी वाइज देख रहा होगा। तो अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव आपका सेटिस्फाई होता है तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तीसरा पर्सपेक्टिव होता है इंटरनल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने प्रोसेसेस को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करें कि हमारे फाइनेंशियल और कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। तो आप इसमें अपने बिजनेस प्रोसेसेस देखेंगे, उनकी एफिशिएंसी देखेंगे, आपके प्रोसेस कितने इनोवेटिव हैं, कितनी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो देखे जाएंगे। फोर्थ, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट रेंज को इन्हेंस करने के लिए क्या कर रही है। इसके अंदर हमारे पास इनोवेशन आ जाती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाती हैं स्टाफ की। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये 4 पर्सपेक्टिव इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। अब था कि आप एक गोल सेट करें बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर, परफॉर्मेंस मेजर आइडेंटिफाई करें कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी, एंड आप रीज़न बताएं कि आपने ये गोल क्यों ऑप्ट किया। तो ये जो भी गोल और परफॉर्मेंस मेजर आपको ऑप्ट करना है उसके लिए ये डेटा रेलेवेंट है। इस डेटा को बेस बनाकर आप कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और लर्निंग एंड इनोवेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट किए बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अब हमें एक एक चाहिए, इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए आंसर में ज़्यादा दिए हैं, वी जस्ट नीड वन। लाइक कोई भी पर्सपेक्टिव से आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए उठा लें और बाकी रीडिंग कर लें नॉलेज के लिए। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में इन्होंने जो पहला यूज़ किया है, टू यूज़ फ्यूअर प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट कस्टमर। ये गोल इन्होंने सेट किया है कि आप कम से कम जहाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जो है ना वो इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लीज कॉस्ट होगी ना वो ज़्यादा कस्टमर पे डिवाइड हो जाएगी। Explanation: operating efficiency will be driven by getting more customer on fewer planes. This goals and measures cover the cost side of this. तो फाइनेंशियल क्यों, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट कवर करेगा। अगर आप लीजिंग की कॉस्ट फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 का आपका लीजिंग का बिल है, तो उसको ज़्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर पे अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर कस्टमर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, टू इंक्रीज रेवेन्यू पर प्लेन। रेवेन्यू पर अवेलेबल पैसेंजर माइल पर रेवेन्यू कैलकुलेट करें, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर माइल्स। ये हमने क्यों ऑप्ट किया, ये भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए, ताकि कम से कम खाली सीट्स जो हैं वो प्लेन के अंदर जाएं। अब इसके अंदर और भी पर्सपेक्टिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, टू इंश्योर द फ्लाइट्स आर ऑन टाइम। जो डेटा में हमें दिया हुआ था ना कि हमारी फ्लाइट अराइवल का जो ना 7th रैंकिंग है, उसको उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। ऑन टाइम अराइवल रैंकिंग फ्रॉम द एविएशन अथॉरिटी, ये परफॉर्मेंस मेजर है। आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जहाज टाइम पर आते हैं या नहीं आते हैं उसके लिए मेजर इन्होंने रखा है रैंकिंग, और हमें जो है वो 7वीं रैंकिंग दी गई है, इसलिए हमने इसको बेस बनाया। कस्टमर पर्सपेक्टिव में एक और हो गया, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल्ड। परफॉर्मेंस मेजर कि आपकी इस साल कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई, क्योंकि अगर हम ये गोल नहीं रखते तो अल्टीमेटली इससे हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे फर्क पड़ेगा, सेल्स पे फर्क पड़ेगा। इंटरनल पर्सपेक्टिव में, टू इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम ऑन ग्राउंड। क्लीनलीनेस का जो टाइम है वो आपका कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप क्लीनलीनेस पे टाइम कम लगाएंगे
उतनी आपकी लीजिंग की कॉस्ट भी कम होगी, टाइम पे प्लेन उड़ेगा भी। क्लीनिंगनेस को इम्प्रूव किया जाए, इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास 85% ऑफ कस्टमर हैप्पी हैं, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से बुकिंग सिस्टम जो आपका है उसको आप एफिशिएंट बनाएं। आपका जो वेबसाइट डाउन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। जब भी एक कस्टमर वेबसाइट पे जाए तो वेबसाइट के ऊपर उसको बुकिंग करने में आसानी हो, आपकी वेबसाइट का लेआउट अच्छा हो, इजी टू यूज हो। लर्निंग पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉय का एब्सेंटी रेट जो हमें कम करना है, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट पर एम्प्लॉयज, ये टोटल एब्सेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर वर्क फोर्स आपकी रिलायबल होगी, एफिशिएंट होगी, मोटिवेटेड होगी और स्टाफ टाइम पर आएगा तो आपकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिलेशन रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह आप गोल रखें, और उसके लिए पर्सपेक्टिव क्या होगा, मेजर क्या होगा कि आप कितनी ट्रेनिंग पे कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं। कॉस्ट इनकर्ड आप मेजर रख सकते हैं, बजट आपका कितना है, नंबर ऑफ डेज रख सकते हैं। रीजन क्या है, इफ ग्राउंडेड crew are better trained, they can reduce the number of minutes the planes stay on the ground, which will result in fewer planes being required and therefore lower cost. Also, if their cleaning is better, customer satisfaction and retention will increase.